इतिहास के पन्नों में ना कुछ दौर ऐसे होते हैं जो सुनहरे अक्षरों में लिखे जाते हैं। ये वो वक्त होता है जब कोई सल्तनत अपनी ताकत, अपनी दौलत, अपनी संस्कृति मतलब हर लिहाज से अपने शिखर पर होती है। हिंदुस्तान में मुगल सल्तनत के लिए वो सुनहरा दौर था 1605 से 1658 के बीच। ये दौर था जहांगीर और शाहजहां का। एक ऐसा जमाना जिसकी शानो शौकत की कहानियां आज भी, सदियों बाद भी पूरी दुनिया को हैरान कर देती हैं। लेकिन इतिहास का एक बहुत सीधा सा नियम है, हर बुलंदी के बाद एक ढलान जरूर आती है। तो सवाल ये उठता है कि जब कोई साम्राज्य अपनी ऊंचाई के सबसे ऊंचे मकाम पर हो तो आगे क्या? क्या वो हमेशा वहीं टिका रह सकता है, या फिर उसी चकाचौंध के पीछे कहीं उसके पतन का बीज भी छिपा होता है? तो चलिए इस दास्तान को शुरू करते हैं साल 1605 से। अकबर महान की आंखें हमेशा के लिए बंद हो चुकी थीं और तख्त पर बैठा उनका बेटा सलीम, जिसने खुद के लिए खिताब चुना जहांगीर का, मतलब दुनिया को जीतने वाला। और यहीं से शुरू हुआ अदल और कला का एक नया दौर। देखिए, अगर अकबर ने मुगल सल्तनत की एक चट्टान जैसी मजबूत नींव रखी थी ना, तो जहांगीर का शासन उस नींव पर खड़ी एक बेहद खूबसूरत और आलीशान इमारत की तरह था। ये वो दौर था जब सल्तनत की पहचान तलवार से ज्यादा एक चित्रकार की कूची से होने लगी थी। कला और संस्कृति अपने पूरे उफान पर थी। जहांगीर खुद को अदल पसंद यानी इंसाफ को पसंद करने वाला बादशाह कहता था, और इस बात का सबसे बड़ा सबूत थी जंजीर अदल। जरा सोच कर देखिए, आगरा के किले की शाह बुर्ज से लेकर यमुना किनारे एक खंभे तक सोने की एक बहुत बड़ी जंजीर लटक रही थी। कोई भी आम इंसान, कोई भी फरियादी उसे खींचकर अपनी शिकायत सीधे बादशाह तक पहुंचा सकता था, बिना किसी रोक-टोक के। ये अपने आप में उस जमाने में न्याय का एक बहुत ही अनोखा तरीका था। लेकिन जहांगीर को उसकी सल्तनत से भी ज्यादा अगर किसी चीज के लिए याद किया जाता है तो वो थी उसकी पारखी नजर। उसे चित्रकला से एक जुनून की हद तक मोहब्बत थी। कहते हैं उसी के दौर में मुगल मिनिएचर पेंटिंग अपने चरम पर पहुंची। अब तस्वीरें सिर्फ दरबार की शानो शौकत नहीं दिखाती थीं, नहीं, अब उनमें प्रकृति जिंदा होती थी। पंछियों के पंखों का एक एक रंग, फूलों की एक एक पंखुड़ी, जानवरों की हर एक हरकत, सब कुछ तस्वीरों में ऐसा लगता था मानो अभी बोल पड़ेंगी। सचमुच ये कला का सुनहरा दौर था। पर जहांगीर के दौर में सत्ता का एक ही केंद्र नहीं था। पर्दे के पीछे एक और ताकत तेजी से उभर रही थी, और वो थी उनकी बेगम नूरजहां। और ठीक इसी समय हिंदुस्तान के दरवाजे पर एक ऐसी विदेशी ताकत भी दस्तक दे रही थी जिसका इरादा सिर्फ व्यापार करना बिल्कुल नहीं था। तो कुल मिलाकर जहांगीर के दौर को देखें तो तीन बड़ी बातें सामने आती हैं। पहली, कि कला अपने शिखर पर थी। दूसरी, पर्दे के पीछे से हुकूमत असल में नूरजहां चला रही थी। और तीसरी, सबसे अहम, ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में एक बहुत बड़ा खतरा दबे पांव हिंदुस्तान में दाखिल हो चुका था। ये वो वक्त था जब उन्हें व्यापार की इजाजत मिली, एक ऐसा फैसला जिसने आगे चलकर हिंदुस्तान की पूरी तकदीर ही बदल कर रख दी। साल था 1628। जहांगीर की मौत के बाद तख्त पर बैठा उसका बेटा शाहजहां, और उसके तख्त पर बैठते ही मुगल सल्तनत ने एक नए युग में कदम रखा। ये युग था संगमरमर का। और ये बदलाव कोई मामूली बदलाव नहीं था। आप समझिए, जहां पहले चित्रकार की नाजुक कूची चलती थी, अब वहां वास्तुकार की भारी भरकम छेनी चलने लगी थी। जो खूबसूरती पहले कैनवास पर उतरती थी, अब वो जमीन पर पत्थर में तराशी जाने लगी। ये दौर था फारसी कला और भारतीय शिल्पकला के एक ऐसे बेजोड़ संगम का जिसने इमारतों को भी इबादत का दर्जा दे दिया। और इस दौर की निशानियां क्या थीं? दिल्ली का वो लाल किला जो मुगल सल्तनत की ताकत का सबसे बड़ा प्रतीक बना। दिल्ली की ही जामा मस्जिद जो आज भी हिंदुस्तान की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक है। और फिर ताजमहल, मोहब्बत की वो निशानी जिसे वक्त की लहरें भी मिटा नहीं पाईं। ये सिर्फ पत्थर की इमारतें नहीं थीं, नहीं, ये शाहजहां के दौर की वो पहचान है जो आज भी आसमान से बातें करती हैं। और इन सब में सबसे ऊपर है ताजमहल। इसे इमारत कहना शायद ठीक नहीं होगा। ये तो संगमरमर में लिखी गई एक मोहब्बत की दास्तां है। एक बादशाह का अपनी बेगम मुमताज महल से किया गया एक वादा, जिसे पूरा करने के लिए उसने पत्थरों में भी धड़कन डाल दी, उसे हमेशा हमेशा के लिए अमर कर दिया। ये सारी शान और शौकत, ये आलीशान इमारतें, ये पूरी दुनिया के लिए मुगल सल्तनत की ताकत का एक खुला ऐलान था। लेकिन हर चमक की एक कीमत होती है, और इस बेपनाह खूबसूरती की कीमत शाही खजाने को चुकानी पड़ रही थी। बाहर से मजबूत दिख रही सल्तनत की नींव में अब धीरे धीरे दरारें पड़ने लगी थीं। वजह,
एक तो शाही रहन सहन और शान शौकत का बेहिसाब खर्च, दूसरा दक्कन में सालों से चल रही वो लड़ाइयां जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी, और तीसरा ये विशाल इमारतें जिन पर पानी की तरह पैसा बहाया जा रहा था। इन सब ने मिलकर सल्तनत पर एक ऐसा बोझ डाल दिया था जिससे उठाना मुश्किल हो रहा था। नतीजा, सल्तनत की आमदनी उसके खर्चों के आगे बौनी नजर आने लगी। और फिर वो वक्त आया जब इस सुनहरे दौर के नाटक का पर्दा गिरा, और इसका अंत इसकी कहानी से भी ज्यादा नाटकीय और दुखद साबित हुआ। साल 1658 तख्त के लिए भाइयों में एक खूनी जंग छिड़ी, और इस जंग में शाहजहां के ही बेटे औरंगजेब ने अपने बाप को शिकस्त दे दी। और सोचिए, उस बादशाह को जिसने दुनिया को ताजमहल जैसा अजूबा दिया, उसे उसी ताजमहल को देखते हुए आगरा के किले में कैदी बना दिया गया। अपनी जिंदगी के आखिरी 8 साल उसने वहीं कैद में गुजारे और 1666 में वहीं उसकी मौत हो गई। और यहीं पर आकर इतिहास हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने खड़ा कर देता है। क्या कभी कभी किसी सल्तनत की सबसे बड़ी ताकत ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है? क्या मुगल सल्तनत की वो बेमिसाल शान शौकत, वो लाजवाब कला और इमारतें ही आखिरकार उसके पतन की वजह बनी? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी इतिहास के गलियारों में गूंजता है।